स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है वीनिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, वीनिंग को डिफाइन करना है। तो वीनिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से सामान्य पारिवारिक आहार में लाते हैं। ठीक है, यानी माँ के दूध के अलावा जो नॉर्मल जो फूड होता है, खाना होता है, उसको देना ही वीनिंग कहलाता है। वीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पूर्ण रूप से स्तनपान को बंद कर देना। ठीक है, स्तनपान को बंद कर देना वीनिंग का मतलब नहीं होता है। वीनिंग का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कि स्तनपान के अलावा धीरे धीरे करके बच्चे को नॉर्मली जो आहार होता है उसको भी देना। इस दौरान उसे माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार, जिसे सप्लीमेंट्री फूड बोलते हैं, वो दिया जाता है, जिससे उसकी बढ़ी हुई पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसको अधिक पोषण की ज़रूरत पड़ती है, जो अकेले माँ का दूध वहन नहीं कर पाता है। इसीलिए उसको सप्लीमेंट्री फूड का ज़रूरत पड़ता है और उसी सप्लीमेंट्री फूड को देना ही वीनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम पोषण यानी आर्टिफिशियल फीडिंग। माँ के दूध से बच्चे का पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न पूरी आहार एवं माँ के दूध के प्रतिस्थापक, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके सब्स्टिट्यूट दिए जाए तो उसे कृत्रिम पोषण कहते हैं। यानी माँ के दूध के अलावा अगर बच्चे को जो टॉप फीड होता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट होता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क के जगह पे कोई अन्य पदार्थ वगैरह देते हैं खाने के लिए, तो उसे हम लोग कृत्रिम पोषण के नाम से जानते हैं। अगला है अंडर 5 क्लिनिक। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक ये 5 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल होता है, जिसमें क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी अंडर 5 क्लिनिक जो होता है वह 5 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होता है, जिसके द्वारा बच्चे को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ये किसी एनजीओ या शासन द्वारा संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमिया यानी रक्त अल्पता। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के आयतन व आकार या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या दोनों का सामान्य लेवल से जो नीचे चला जाना होता है उसी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी का आयतन व आकार, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो, या फिर हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है वो, अगर दोनों का लेयर जो आरबीसी में कम हो जाए तो उसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की परिणात्मक व मात्रात्मक कमी को एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्त के जो परिणाम है और जो मात्रा होता है उसी में कमी को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। WHO के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष की आयु में 11 GM पर DL तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों में 12 ग्राम पर DL से कम हीमोग्लोबिन स्तर एनीमिया की श्रेणी में आता है। जो नॉर्मल रेंज होता है 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए वो 11 ग्राम पर DL और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों में 12 ग्राम पर DL के अनुसार हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम जाए तो उसे हम लोग एनीमिया की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण को डिफाइन करना है। ठीक है, टीकाकरण को यानी इम्यूनाइजेशन को डिफाइन करना है। शरीर में वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशिष्ट रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही प्रतिरक्षण कहलाता है, यानी टीकाकरण कहलाता है। शरीर में वैक्सीन द्वारा या इम्यूनोग्लोबिन जो होता है या एंटी सीरम जो होता है उसको हमारे शरीर में प्रवेश करा के और किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना ही टीकाकरण या प्रतिरक्षण कहलाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में 6 जानलेवा बीमारी, जिसमें डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो व मीसल्स, ठीक है, इससे मुक्ति दिलाना होता है। भारत में टीकाकरण जो है वो 1978 में लागू किया गया था। किसी विशिष्ट रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर में विकसित करने के लिए जो हम लोग एंटी सीरम या इम्यूनोग्लोबिन या वैक्सीन देते हैं उसी को हम लोग टीकाकरण के नाम से जानते हैं या प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे भारत में 1978 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां, जिसमें डिप्थेरिया, वूफिंग कॉफ, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और मीसल्स से मुक्ति दिलाना है। अगला क्वेश्चन है अमाशय या मध्यांतर
छेदन पोषण, ठीक है, जिसे गैस्ट्रोस्टोमी या जेजुनोस्टोमी फीडिंग बोलते हैं। जब बालक के ऊपरी आंत्र मार्ग या सामान्य मार्ग की शल्य क्रिया या अन्य किसी परेशानी के कारण पोषण को आमाशय एवं आंतों तक पहुंचाना संभव नहीं होता है, तब गैस्ट्रोस्टोमी एवं जेजुनोस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जाती है, ठीक है। यानी सर्जरी करके जो आंत होता है वहाँ एक होल किया जाता है, उसी को हम लोग गैस्ट्रोस्टोमी बोलते हैं या फिर जेजुनोस्टोमी बोलते हैं। इसके द्वारा फीडिंग जो है वो डायरेक्ट आंत में पहुंचाया जाता है। किसी अवरोध उत्पन्न होने के कारण या फिर ऊपर के भाग में सर्जरी होने के कारण अगर भोजन जो है आंत में नहीं पहुंचता है, तब इस प्रक्रिया को करके और बच्चे को डायरेक्ट पोषण दिया जाता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रोस्टोमी या जेजुनोस्टोमी फीडिंग के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी का मतलब होता है या जेजुनोस्टोमी का मतलब होता है कि जो आंत होता है उसमें सर्जरी करके एक होल बनाया जाए और उसी के द्वारा एक पाइप के माध्यम से बच्चों में फीडिंग कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमा, ठीक है। एनीमिया को डिफाइन करना है। रोगी के आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा द्रव प्रविष्ट कराना या औषधि या पोषण प्रवेश कराना ही एनीमिया कहलाता है। छोटे बच्चों को भी एनीमा बड़े के तरीके से दिया जाता है। बच्चों को दिए जाने वाले एनीमा में द्रव की मात्रा बड़ों की तुलना में कम होती है। जो आंत होता है उसकी सफाई हेतु मलाशय के द्वारा जो औषधि हम लोग प्रविष्ट करते हैं उसी को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोथेरेपी, ठीक है। अगला है फोटोथेरेपी यानी प्रकाश चिकित्सा। फोटोथेरेपी या प्रकाश चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। इसमें बिलिरुबिन का प्रकाश भंगुरन होता है जो त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन को घुलनशील अहानिकारक पदार्थ में बदल देता है, जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। फोटोथेरेपी या प्रकाश चिकित्सा एक विधि है जिसमें बच्चों में होने वाले जॉन्डिस के रोग के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। इसमें नीले प्रकाश के नीचे बच्चे को रख के और जो त्वचा में जमे हुए अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन है उसको हम लोग तोड़ने का कार्य करते हैं नीले प्रकाश के थ्रू। उसी को हम लोग प्रकाश चिकित्सा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेटर, ठीक है। इंक्यूबेटर नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला यांत्रिक उपकरण इंक्यूबेटर होता है, ठीक है। जब बच्चा बाहर निकलता है माँ के शरीर से, तब उसको माँ के जो अंदर जो भी वातावरण मिल रहा था उसी के अनुसार उसको एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी के लिए हम लोग इंक्यूबेटर का प्रयोग करते हैं ताकि उसको माँ के जो गर्भ में जो वातावरण मिल रहा था उसी के अनुसार उसको गर्मी या आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। इसमें शिशु नग्न अवस्था में पाला जाता है व शिशु की जरूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता कम व ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपरिपक्व शिशु यानी प्रीमेच्योर इन्फेंट। 37 सप्ताह के पहले अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम लोग अपरिपक्व शिशु के नाम से जानते हैं, ठीक है। 37 सप्ताह से पूर्व अगर किसी बच्चे या शिशु का जन्म होता है तो उसे हम लोग अपरिपक्व शिशु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबी यानी कम वजन वाला जन्मा शिशु। ऐसे जो जन्मे बच्चे होते हैं वो 1500 से 2500 ग्राम तक होते हैं, जिन्हें लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। इनका वजन जन्म के समय 1.5 किलो से 2.5 किलो तक होता है। इन्हें हम लोग लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिसार यानी डायरिया। यह कब्ज के विपरीत होता है। इसमें मल पतला हो जाता है। कई बार मल त्याग करते समय रोगी बहुत परेशान हो जाता है। आंतों द्वारा द्रव को अवशोषण कार्य सही ढंग से न हो पाना के कारण अतिसार व डायरिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे जठरांत शोथ यानी गैस्ट्रोइंटेराइटिस भी बोलते हैं। आंत द्वारा अगर द्रव का अवशोषण पूर्ण रूप से न हो, ठीक है, तब जाके डायरिया या अतिसार रोग उत्पन्न होता है। इसे हम लोग गैस्ट्रोइंटेराइटिस के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वमन यानी वॉमिटिंग। वमन आमाशयी पदार्थों को ग्रास नली और मुंह से बाहर फेंकने की एक प्रतिवर्ती क्रिया है। जो स्टोमक होता है उससे रिफ्लेक्स करके अगर ग्रसनी और मुंह के माध्यम से कोई पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर फेंके, उसी को हम लोग वोमिटिंग के नाम से जानते हैं यानी वमन बोलते हैं। क्वेश्चन है मिसल्स, ठीक है। ये एक संक्रामक रोग है जिसमें सर्वप्रथम ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसका रोग कारण पैरामैक्सी वायरस होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। खसरा जो है एक संक्रामक रोग है जो ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है उसी को प्रभावित करता है। इसका जो रोग कारक है यानी जो इसको फैलाने वाला वायरस है वो होता है पैरामैक्सी वायरस। ये छोटे बच्चों में मुख्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गलसुआ यानी बम्प्स, ठीक है। ये भी एक पैरामैक्सी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है।
जो पैरोटिड लार ग्रंथि का संक्रमण होता है। इसे पर्दा कर्णपुर ग्रंथि शोध या गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।